हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मनी चैप्टर को इन शॉर्ट में डन किया था। आज हम बैंकिंग को फिनिश करेंगे, बैंकिंग के थोड़े टर्म सीखेंगे, पैसे कैसे कमाए जाते हैं बैंक द्वारा वो समझेंगे, और साथ साथ में हमारे कुछ फंक्शंस वगैरह की बात करेंगे, आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं कि पैसा कौन जारी करता है और किस तरीके से हमारी इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट होता है, महंगाई के वक्त हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें रहेंगी। आइए चलो बच्चों, लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पहले समझना होगा कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। देखिए, आप सभी का जो खाता है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं किसी का कोटक में, किसी का एचडीएफसी में, किसी का एक्सिस में ओपन होगा, किसी ने सेविंग ओपन करवा रखा होगा। अगर आपके फादर का कोई बिजनेस है तो उन्होंने अपना करंट अकाउंट ओपन करवा रखा होगा। तो सबका किसी ना किसी का क्या होगा, एक अपना अकाउंट किसमें होगा, बैंक में होगा। और ये जितने बैंक्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कमर्शियल बैंक। डेफिनेशन देखते हैं, ए कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना। हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा है बच्चों। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें हमारे बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, और हमारे एलआईसी वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे क्या कहते हैं, ये जो बजाज फाइनेंस वाले हैं ये सब आ जाते हैं। हमारा पोस्ट ऑफिस आ जाता है, ठीक है, हमारा पोस्ट ऑफिस भी इसी में आ जाता है बच्चों। हमारा पोस्ट ऑफिस भी इसमें आ जाता है। अब हमें ये समझना होगा कि एक बैंक का नेचर क्या होता है। देखो, जो बैंक होते हैं उनके दो मेन काम होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है लोन प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, और दूसरा वर्क होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। फर्स्ट काम क्या होता है बच्चों, फर्स्ट काम होता है लोन प्रोवाइड करना, दूसरा काम होता है हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। दूसरा जो काम करते हैं ये पहला वर्क है और ये दूसरा वर्क हो जाता है। अब एक बात समझ में आई कि बैंकों के दो फंक्शन मेन है, एक तो लोन प्रोवाइड करना लोगों को, और दूसरा लोगों के पैसे को डिपॉजिट में एक्सेप्ट करना। उसके अलावा जो एलआईसी है, जो हमारा एलआईसी है, एलआईसी क्या है, एलआईसी हमारा जो है ये दो फंक्शनों में से कोई एक टास्क को प्ले करता है, ठीक है। ऐसी बजाज फाइनेंस है, ऐसी हमारे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो पोस्ट ऑफिस वाले आपसे सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। क्या एक्सेप्ट करेंगे, डिपॉजिट। ये लोन की फैसिलिटी नहीं देते, पोस्ट ऑफिस वाले लोन की फैसिलिटी नहीं देते आपके। फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बजाज फाइनेंस का, ये भी आपको लोन की फैसिलिटी देंगे। ये लोन की फैसिलिटी देंगे तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो लोन नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे एलआईसी का भी हमारा आ जाता है, ठीक है। एलआईसी वाले क्या है हमारे, एलआईसी वाले जो हैं वो बहुत सारे प्रीमियम के केसेस में जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोन वाला जो फंडा है वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन तीनों केसेस में, बैंक को छोड़ के है ये चारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन तीनों के केस में क्या है, या तो ये लोन दे रहे हैं या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक काम। और बैंक के पास दोनों फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, जो कमर्शियल बैंक है हमारा, हमारा कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब हमारा जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिर्फ एक पार्ट है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन देता है, ठीक है। किस चीज के लिए लोन देता है, खाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों, खाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए लोन दिया जाता है। वो आप कुछ भी करो, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शन सच एज क्रेडिट क्रिएशन। जैसे कहने का मतलब ये है, जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक, उसी पैसे को क्या करते हैं, उसी पैसे को वो आगे लोन बांट देते हैं। आपने पैसा डिपॉजिट किया, उस पैसे को वो आगे लोन फर्दर क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों को, और इन्हीं के बीच में जो ब्याज कमाते हैं वही उनकी कमाई है, ठीक है। अब जैसे क्रेडिट क्रिएशन करना, फंड्स ट्रांसफर करना, एजेंसी जॉब हो गया, ठीक है, जनरल सर्विसेज हो गई, ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जल्दी जल्दी खत्म करना है चैप्टर, ठीक है।
सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक का दर्जा नहीं देते। जैसे एलआईसी हो गया, हमने पोस्ट ऑफिस पढ़ा, बजाज फाइनेंस के बारे में पढ़ा, इन सबको मैंने बैंक का दर्जा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शन में से एक फंक्शन कर रहे हैं और दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। या तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बनना है तो आपको लोन देना होगा, आपको लोन देना होगा और साथ साथ में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होगा। अब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होता है सर? अरे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जाके बैंक में या तो आप करंट अकाउंट ओपन करवाओ, ठीक है, या सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ, या तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ या आप एफडी करवाओ। आप बैंकों में जाओ, इन तीनों में से जो आपको टर्म ठीक लगती है, जो सही लगता है वो करो। कहने का मतलब है, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मैं मतलब बता रहा हूं कि आप या तो करंट या तो सेविंग या एफडी करवा लो बैंक में जाके। ये होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। मतलब हम पैसा देते हैं और बैंक उसी चीज को क्या करता है, अपने पास डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सारे इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते इफ इट डज नॉट परफॉर्म द टू प्राइमरी फंक्शन। क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन जो है ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये दो फंक्शन नहीं करते। पहला, एक तो ये एक्सेप्ट नहीं करते चेकेबल डिपॉजिट, और दूसरा ये लोन नहीं देते। अच्छा, चेकेबल डिपॉजिट को मैंने मनी में आपको क्लियर करवा दिया, मैं दोबारा समझा देता हूँ चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है। हम जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट करते हैं ना, करंट में, सेविंग में, स्पेशली इन दोनों में, इन दोनों में, स्पेशली इन दोनों में, ठीक है, उसे हम चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? बहुत आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं, जो पैसा हम अपने करंट और सेविंग में रखते हैं उसे चेक जारी करके कभी भी निकलवा सकते हैं, इसलिए इसे चेकेबल डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, तो जो हम अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं और बैंक हमें लोन देते हैं। तो ये दो मेन काम है बैंक्स के। ठीक है, और जो एलआईसी है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बट वो बैंक नहीं है, क्योंकि वो लोन तो ऑफर करता है बट वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। सॉरी, लास्ट टाइम मैंने आपको डिपॉजिट के बारे में बताया था एलआईसी में। हमारा जो एलआईसी है वो लोन दे देता है बट वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और जो पोस्ट ऑफिस है वो भी बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो लोन नहीं दे रहा। एलआईसी लोन दे रहा है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो लोन नहीं दे रहा है। तो दोनों में एक फंक्शन कट जा रहा है, एक जुड़ जा रहा है। अब मैं यहां पर इसको समझाता हूं। जैसे आपका जो पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका जो पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और लोन वाला जो पार्ट है इसके यहां पर वो कटा हुआ है। ठीक है, एलआईसी में आ जाओ, एलआईसी पे आ जाओ। एलआईसी क्या कर रहा है? ये लोन दे रहा है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए तो इन्हें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहते, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स आ जाते हैं। बट हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक नहीं करेंगे। तब कहेंगे जब तुम दो फंक्शन परफॉर्म करोगे जो बैंक्स के लिए बहुत मेन है। पहला फंक्शन है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, लोगों के अकाउंट ओपन करो अपने बैंक में, और दूसरा उन्हें लोन दो। ठीक है बच्चों, डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड हमारा क्या है? मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से पूरे सिनेरियो को समझाता हूं कि होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम राम रख देते हैं, राम, राम, ठीक है। राम बैंक में गया, राम बैंक में गया। ये हम मान लेते हैं एसबीआई है, एसबीआई है। राम ने बैंक में 1,000 रुपए डिपॉजिट करे, ठीक है, और इस पैसे को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है ना, तो उस पैसे को प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। मानते हैं राम ने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए। कितने रुपए डिपॉजिट किए? 1,000 रुपए बैंक ने डिपॉजिट किए। सेम इसी पैसे को हमारे एसबीआई बैंक ने किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, नाम है राजू, ठीक है, ये एक बोरोवर है। बोरोवर बोले तो बैंक से उधार मांगने आया है कि मुझे उधार दे दो। ये क्या कह रहा है बैंक को? ये बैंक को बोल रहा है कि मुझे उधार दे दो, मुझे उधार दे दो, मुझे मुझे उधार दे दो। बैंक कह रहा है बिल्कुल पैसा ले लो भाई हमसे आके, हम आपको पैसा दे रहे हैं। पर इसमें एक कंडीशन है हमारे आरबीआई द्वारा। हमारा यहां पर अब आरबीआई आएगा बीच में, आरबीआई बीच में आएगा। आरबीआई कहेगा वेट ए मिनट, ये पैसा जो 1,000 रुपया मिला है पूरा पैसा आप नहीं दे सकते उधार, इसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी। हमारा आरबीआई कहता है आपको एलआरआर फॉलो करना होगा, यानी बोले तो लीगल रिजर्व
रेशियो। ठीक है, और मान लीजिए ये जो रखा गया है वो 10% है। अब ये एलआरआर क्या होता है? आरबीआई कहता है जितना पैसा तुम्हें मिलता है तुम सब पैसा बांट दोगे उधार, और कल को आ गया आपके पास पैसा मांगने के लिए और आप कहोगे कि तेरा पैसा मैंने राजू को दे दिया है, और आपका अकाउंट खाली रहेगा, तो राम तो परेशान हो जाएगा। वो कहेगा मैंने भी डिपॉजिट किया, मेरा पैसा वापस दो, मुझे काम है। और बैंक कह रहा पैसे नहीं है भाई, मैंने तो आगे उधार दे दिया। इसीलिए इसीलिए थोड़ा पैसा रोक के चलो। आरबीआई की गाइडलाइंस है कमर्शियल बैंक्स को लेकर कि जब भी तुम्हें कोई पैसा देता है और तुम उस पैसे को आगे बढ़ाते हो तो उसमें से कुछ पैसा रोका करो। जैसे एलआरआर कहा है मैंने भी, एलआरआर एक रेट है जिसे लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इसका काम है कि जब भी कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है तो बैंक जितना परसेंट ये रेट तय किया जाता है उतना पैसा रोक देता है बैंक, और अपने पास रखता है। ठीक है, और ये आगे दो फॉर्म में रखता है, सीआरआर और एसएलआर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी एग्जांपल समझा रहे हैं मनी क्रिएशन का। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक कमा कैसे रहा है, उसकी कमाई कहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 10% है बच्चों। तो 1,000 पे कितना पैसा ब्लॉक होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 1,000 पे 10% हो गया अराउंड 100 रुपए, यानी 100 रुपए रोकना है। 100 रुपए रोकना है और 1,000 में से 100 रुपए गए तो हमारा बैंक है वो कहेगा राजू से भाई ऐसा है मैं तुझे 900 रुपए उधार दे सकता हूँ सिर्फ। कितने रुपए उधार दे सकता हूँ? क्योंकि आरबीआई की कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे कुछ पैसा रोकना पड़ेगा और बाकी रिमेनिंग मैं तुझे उधार दे रहा हूँ। ठीक है, हम 900 रुपए तुझे उधार दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस में कमाई कैसे हो रही है अब मैं वो समझाता हूँ। देखो, एसबीआई बैंक, राम ने पैसे डिपॉजिट किए, बैंक इसको मुश्किल से 1 या 2% ब्याज देगा इस पे, मुश्किल से 2% देगा, यानी 20 रुपए। कितने रुपए? 20 रुपए ब्याज देगा, मुश्किल से 20 रुपए ब्याज देगा, ले पकड़ 20 रुपए। और राजू से बोलेगा कि मैं इस 900 रुपए पे ना तेरे से कम 12% चार्ज करूंगा, या 18% चार्ज करूंगा, या 20% चार्ज करूंगा भाई, वो भी ब्याज। कितने परसेंट? 20% चार्ज करने की बात कर रहा है। अब अगर मैं 20% लेके जाऊं तो लगभग कितना बन जाएगा बच्चों? मैं एक नॉर्मली मैं एक छोटा सा रेट लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 100, लगभग 180 रुपए के लमसम हो जाएगा। अब बैंक को ये 180 रुपए देगा। अब कहाँ बैंक इसको 20 रुपए दे रहा है, कहाँ सामने वाले से 180 ले रहा है, तो कमाई बताओ बच्चों फिर। कमाई क्या हुई? अरे कमाई तो दिख रही है भाई, पैसा सूंघ लेता है भाई बैंक और इंसान। 180 रुपए कमाए और 20 रुपए देने हैं, 160 रुपए आ गया हमारी झोली में। बोले तो हमारी नहीं, बैंक की झोली में आ गया 160 रुपए। तो कमाए ना 160 रुपए। भाई पैसा तो बैंक का है ही नहीं, पैसा कहाँ राम का, दे दिया राजू को। 180 रुपए अपने, 160 अपने जेब में, और इस भाई को जो दिए ना 20 रुपए एसएमएस चार्ज के भी काट लेगा, वो कुछ जाना वाना है नहीं, सब खत्म है। तो बच्चों आपको ये प्रोसेस समझ में आया? उम्मीद करेंगे कि इस पैसे को प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना, राम को जब एसबीआई उधार देगा एक बात बोल देगा कि भाई पहले मैं तेरा अपना अकाउंट ओपन करूंगा अपने यहाँ पर, यानी कि यहां पर एसबीआई कहेगा आपका हमारे यहाँ अकाउंट ओपन होगा, उस अकाउंट में 900 रुपए डिपॉजिट होंगे, फिर आप ले जा सकते हो इस पैसे को। ठीक है, तो इस पैसे को हमारा बैंक क्या करेगा, पहले अपने बैंक में, अगर राजू का खाता है एसबीआई में तो ठीक है, नहीं है ना तो पहले राजू का खाता ओपन होगा, उस खाते में पैसा डिपॉजिट होगा, फिर ये पैसा लेके जाएगा राजू। ठीक है, इसको हमारा बैंक बोलता है सेकेंडरी डिपॉजिट। बात को सेकेंडरी डिपॉजिट, बात को बहुत ध्यान समझना। ये था प्राइमरी और ये हुआ सेकेंडरी। राजू के पैसे को डिपॉजिट करेगा बैंक में और उस पैसे को नाम देगा सेकेंडरी डिपॉजिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट वो होता है जब कोई डिपॉजिटर पैसा लाके डिपॉजिट करता है फर्स्ट टाइम बैंक में। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है? जब कोई उधार मांगने आता है ना, उधार, तो बैंक पहले उसका खाता अपने यहाँ ओपन करता है, उसमें पैसा डिपॉजिट करता है और बैंक उस पैसे को बोलता है सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, अब यहां पे इस बात को समझना है हमें कि एक फॉर्मूला है डिमांड डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट का। देखो, बैंक एक तो प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। याद है सामने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे? 1,000 रुपए। याद है राजू को बैंक ने कितना उधार दिया था? 900 रुपए। कितना हो गया? 1,900 रुपए।
दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, यही है डिमांड डिपॉजिट भाई। क्लियरिटी आई? तो ये वो पैसा जो कोई डिपॉजिट कर गया, ये वो जिसको हमने उधार दिया। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर हम। मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझने के लिए देखो पहले तो समझना हमें होगा कि लोग पहली बार आते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं, मतलब पैसा बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बैंक उसी पैसे को, जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया, जैसे राम ने भी 1000 रुपए डिपॉजिट किया, और बैंक राम के पैसे को किसी थर्ड पार्टी को दे देगा। ठीक है, लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। ये फंडा समझेंगे कि मैनी मोर का मतलब क्या है। ठीक है, मनी इज लेंट बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। बैंक जो पैसा उधार देता है वो हमेशा क्या करता है, ठीक है, वो क्रेडिट एंट्री करता है अकाउंट्स में, वर्वर की मतलब एक खाता खोल देता है जिसको उधार देता है, और उसके बाद उसे वो सेकेंडरी डिपॉजिट भी कहता है। मैंने बताया ना, राजू को जो पैसा देगा बैंक, उस पैसे को अब बैंक क्या बोलेगा, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेगा। और हमारा एक फॉर्मूला भी हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट राम का पैसा, सेकेंडरी डिपॉजिट राजू का पैसा, बराबर डिमांड डिपॉजिट बैंक मनी, बोले तो बैंक मनी। ठीक है, तो ऐसी कहानियां चलती है, लोग पैसा जमा कराते हैं, बैंक उसी पैसे को आगे किसी दूसरे बंदे को उधार दे देता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। अब मैं आपको ना एक प्रोसेस समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझना। हमारे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मनी क्रिएशन के नाम से जाना जाता है कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, और ये कई बार प्रोसेस एग्जाम से पूछा जाता है। तो टेबल को एक एग्जांपल के माध्यम से रट लेना। पीछे मैंने आपको जस्ट अभी आपको मैंने ये बताया मनी क्रिएशन का प्रोसेस। तो थोड़ा सा क्या करा, जब क्वेश्चन पूछे मनी क्रिएशन का तो पहले इसे एक्सप्लेन कर देना, और जैसे ही एक्सप्लेन हो जाए तुरंत आप इस टेबल पर आ जाना। ठीक है, आप अगर समय है तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले राउंड में क्या हुआ था, राम ने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट किए थे, 1000। बैंक ने 1000 में से 100 रुपए रोका था। अच्छा, ये कैश रिजर्व क्या है सर, थोड़ा सा इंतजार करो, चलो अब मैं समझा ही देता हूँ यार। ये तो बच्चे ना मेरे बाल नोचेंगे, फिर बंदा कहेंगे सर क्या कर रहे हो, सर खाएंगे बैठ के। एलआरआर पहले मैंने बता दिया आपको, मैंने क्या बताया था एलआरआर के बारे में, लीगल रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा है जो ब्लॉक कर दिया जाता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और क्यों करते हैं, हमने समझा कि अगर सारा पैसा हमारे कमर्शियल बैंक उधार बांट देंगे तो बचेगा क्या भाई, तो थोड़ा रोकना भी तो है बैंकों को, कुछ कैश बचता रहेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहेगा, तो मान लो कोई डिपॉजिट करके गया उसको देने के काम आ जाएगा पैसा। ठीक है, अब सीआरआर दो टाइप में होता है, एक सीआरआर हो जाता है हमारा, एलआर दो टाइप में हो जाता है, एक सीआरआर हो जाता है सीआरआर, और एक हो जाता है एसएलआर। एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इनमें से फर्क समझो। जैसे हमने थोड़ी देर पहले समझा कि जो 1000 रुपए थे उसमें से 10% पैसा रोक लिया गया था, 100 रुपए, और 900 रुपए उधार दिया गया था। अब मैं इस 10% के भी ना दो टुकड़े कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, रेट को मार्केट में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मान लो इसी 10% को मैंने 6% में और 4% में तोड़ दिया। ठीक है, 6% में और 4% में तोड़ दिया। अब समझना, उस 100 रुपए का 6%, देखो वैसे तो कुल पैसा रुकना कितना है, 100 रुपए रुकना है, 1000 का 10%, 100। ठीक है, अब उस 100 में भी एक 60% इधर, और ये मान लो 6% इधर और 4% इधर है, 1000 का ही ले लो। तो 1000 पे 6% कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 60 रुपए, और ये हो जाएगा 40 रुपए। बात को बहुत ध्यान से समझना, हमने पूरे पैसे का 10% रोका, यानी 100 रुपए रोका। अब वो जो 10% पैसा है, जो 10% पैसा है वो मैं दो टुकड़ों में रखता हूँ, 6% 4%। तो 6%, अगर 100 रुपए रुके तो 100 पे ये 60 रुपए इधर रुक गए, 40 रुपए इधर रुक गए। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। अब हमें इस पैसे को और इस पैसे को, 60 रुपए और 40 रुपए का फंडा क्या, अब इसको तोड़ा क्यों गया, 100 रुपए रोक दिए बात खत्म। नहीं, तोड़ा इसलिए गया है कि 60 रुपए एससीआर आ रहा है और 40 रुपए एसएल आ रहा है, तो फर्क क्या है सर इसके अंदर। अब ये पैसा बैंक इस धनराशि को आरबीआई के पास जमा कर देगा, के पास जमा कर देगा। इस पैसे को आरबीआई को दे देना है, और ये जो 40 रुपए है, बैंक इस धनराशि को
अपने पास रखेगा। अच्छा, मतलब बात समझ में आ गई सर। रुकने 100 रुपए ही है, कुछ कुछ 100 में से हेडक्वार्टर चला जाएगा आरबीआई, और कुछ हम अपने पास रखेंगे। जब रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, रिश्तेदार 500 रुपए का नोट देके जाते हैं, 100 100 रुपए के 5 नोट दिए। अब माए पहले ही बोल देती है रिश्तेदार जाने के बच्चे को कि सुन, इस 500 में 450 तू मुझे भी दे और 50 अपने पास रख। क्यों बोलती है पता है आपको? ये 450 तेरे पास रहेंगे ना, तो तू बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगा। अगर बड़ी राशि मेरे पास रहेगी तो सेफ रहेगी। तू 50 ही रख, 50 छोड़, तू 10 रुपए रख। उसको 10 रुपए थमा के 400 रुपए माए रख लेती है और सेव कर लेती है। यहाँ आरबीआई एक माँ की तरह काम करती है। वो कहती है एक काम कर, तूने 100 रुपए रोके हैं ना, तेरे पास अगर ज्यादा पैसा रहेगा ना, तू खर्च कर देगा, तू बच्चा है अभी, तू मुझे दे 60 रुपए, 40 तू रख, ठीक है ना। यही बस वो घर वाली ही कहानी है भाई। पैसा दोनों ब्लॉक है, बस एक आरबीआई के पास पड़ा है और एक बैंक के पास। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है प्रोसेस। 1000 रुपए आए, 1000 रुपए में 100 रुपए रुके, 10% रुकता है, 10% रुक रहा है। हमने यहाँ पे जो सीआरआर है 10% मान लिया है, ठीक है ना। मतलब वही जो एलआरआर था उसी को आप मान के चलो कि एसएलआर नहीं है, सारा पैसा बैंक को ही रखना है अपने पास। इस केस में एलआरआर 10% है और एसएलआर नहीं है, मतलब सारा पैसा अपने पास ही रखना। सीआरआर मतलब यहाँ पे समझ लो कि जो एलआरआर है वो बराबर है सीआरआर के। अब एसएलआर ना होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी पैसा बैंक को अपने पास ही रखना, सारा का सारा पैसा कहाँ ले जाकर जमा कर देना है? आरबीआई के पास जमा कर देना है। अब 10% आपको आरबीआई का 1000 रुपए बैंक के पास आए, उसमें से 10% रोकना है, यानी 100 रुपए रोकना है और 900 रुपए क्या दे देना है? उधार। क्या दे देना है? उधार। 900 रुपए हमें उधार दे देना है, ठीक है। अब अब क्या होगा? ये पैसा बैंक के पास वापस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि जो बंदा उधार लेने आएगा, बैंक कहेगा पहले भाई तेरा मैं खाता अपने ही बैंक में खोलूंगा और ये पैसे को तू सिर्फ चेक के थ्रू इशू करवा सकता है, चेक के थ्रू निकलवा सकता है। यानी कि बैंक इस पैसे को वापस अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसी के खाते में जो पैसा मांगने आया था, ठीक है। ये हुआ सेकंड राउंड। अब देखिए बच्चों, ये क्या था? ये था प्राइमरी डिपॉजिट। ये क्या था? ये था सेकेंडरी डिपॉजिट। मैंने आपको बताया जब कोई पहला डिपॉजिट करने आता है पैसा ना, तो उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। और जब बैंक किसी को उधार देता है और उसी पैसे उसके नाम से खाता खोलता है, उस पैसे को सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब अब क्या होगा? जिसको उधार दिया वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला पैसा लेने बैंक के अंदर। तब तक बैंक सोच रहा है कि पैसा तो पड़ा हमारे पास ही है, एक काम करते हैं किसी थर्ड और किसी नए बंदे को उधार दे देते हैं। फिर एक नया बंदा आ गया मांगने के लिए उधार, बैंक ने फिर इसमें से 10% रोका, फिर 10% रोका और 810 रुपए क्या बांट दिया? फिर 810 रुपए किसी को उधार बांट दिया। और जिसको उधार बांटा उसको बोला अरे भाई पहले बैंक में अपने बैंक में खाता खोलूंगा, फिर उस खाते में तेरे इस पैसे को डिपॉजिट करूंगा। तो फिर वापस से 810 रुपए यहाँ आ गए, ठीक है। अभी जो नए बंदे को उधार दिया उसको भी समय लगेगा बैंक से पैसा निकालने में। तब तक बैंक फिर इस पैसे को 10% रोक के, 810 का 10% 81 रुपए रोक के, बैंक 810 में से 81 गए तो 729 रुपीज। जो 729 रुपीज है इसको बैंक फिर किसी को उधार बांट देगा, मतलब जो आएगा उसको उधार बांट देगा। तो 1000 रुपए में 100 रुपए होगा, 900 उधार, फिर 900 रुपए ही बैंक में वापस डिपॉजिट हो गया, क्योंकि कोई लेकर तो गया नहीं। क्योंकि चेक से इशू करवाना होता है तो एक समय लग जाता है पैसा निकालने में बैंक से। जो भी बंदा पैसा लेने आता है ना बैंक से उधार, तो उसको समय लग जाता है। अब 900 रुपए पड़े हैं बैंक के पास, बैंक सोच रहा है क्यों क्यों रखना, क्यों रखना। फिर उधार बांट देते हैं। फिर 900 में से 90 रुपए रोके, 810 उधार बांट दिए। फिर जिसको 810 रुपए दिया वो निकालने नहीं आया इतनी जल्दी पैसा, फिर वो भी पैसा ही बैंक में पड़ा हुआ है। फिर उसका 10% रोका, फिर जो माइनस करके जो आया फिर वो उधार बांट दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। पर अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? कब तक एक ही पैसे को बार बार बैंक उधार बांटता रहेगा? उसका एक फॉर्मूला है बच्चों, देखो वो फॉर्मूला समझना कैसे काम करता है। डिमांड डिपॉजिट बराबर 1 में सीआरआर, मल्टीप्लीकेशन में आप कह सकते हो इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट कितने रुपए जमा कराए थे एक व्यक्ति ने अभी आके? सीआरआर था 10%। कितने रुपए जमा कराए थे? 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000 रुपए। अब ये परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 10,000। यानी 10,000 रुपए के बराबर आप उधार बांट सकते हो। अब इसी को ये फॉर्मूला याद रखना, 1 में सीआरआर, 1 में सीआरआर मल्टीप्लीकेशन में इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। 10% रेट तय किया है आरबीआई द्वारा, 1000 रुपए डिपॉजिट किए थे राम द्वारा। ये वो बंदा है जिसने पहली बार डिपॉजिट किए पैसे और ये 10,000 बन गया। यानी कि यानी कि यानी कि 10,000 क्या है अब वो समझाता हूं। जब तक इस पूरे का सम 10 नहीं हो जाता,
ये प्रोसेस चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा उधार। और 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। कितना होता है? 1,000 रुपए। 1,000 रोकना है और 9 उधार बांटना है। सोचा आपने, बंदे ने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, एक राम नाम के व्यक्ति ने। बैंक ने उसे 10,000 बना दिया, 9 उधार बांट दिया, 1,000 रोक दिया। ये कला तुम्हारे पास है? 1,000 रुपए को 10,000 बना दो, बैंक के पास है भाई। इसलिए बैंक से बच के। तो ये मनी क्रिएशन का प्रोसेस है बच्चों। अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है थोड़ी सी गाइड कर देते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मनी क्रिएशन के बारे में लिखना है। अच्छा, मैंने एक लाइन बताया था कि बैंक लेंड मनी मनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। 1,000 रुपए आते नहीं है, 1,000 रुपए आए थे मात्र, बैंक ने कितना टाइम उधार दे दिया? 9,000 रुपए का। 1,000 को तो बनाने की क्षमता कितनी है? 10,000। 10,000 तक को उसको चलाना है प्रोसेस, और उस 10,000 में 1,000 रुकेगा और 9,000 उधार बढ़ जाएगा। यानी 1,000 रुपए आया और 9,000 रुपए उधार बढ़ गया। तो जितना पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा उधार बांट दिया जाता है। जो पहली बार कोई पैसा डिपॉजिट करता है उसे प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। बैंक उधार देने से पहले सामने वाले का खाता ओपन करता है बोरोवर का। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी क्या था? राम का पैसा। उसके बाद मल्टीपल लोगों को पैसा देता चला गया बैंक, वो सब सेकेंडरी डिपॉजिट। और दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आपका डिमांड डिपॉजिट बनेगा। तो ये थ्योरी आप लिख देनी है। थ्योरी के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक छोटी सी टेबल लानी है, टेबल रन कर लेना है। बहुत सिंपल टेबल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको यूज करना है समझाने के लिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक बात और कहनी है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे कौन से फैक्टर है कि जो हमारा जो पैसा कमाने की पावर है, जो जिस तरीके से पैसा कमा रहा है हमारा कमर्शियल बैंक, पैसा मिल रहा है, उधार बांट रहा है, इस प्रोसेस को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिले कर देते हैं या रोक देते हैं, इसको कमाने की क्षमता को कमजोर बना देते हैं। तो आइए वो फैक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैश बैलेंस। सबसे पहली चीज है कैश बैलेंस। देखो, कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक्स। जितना ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास होगा उतना उधार बांटेगा, जितना उधार बांटेगा उतना ब्याज कमाएगा। कैश बैलेंस बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज, जो सीआरआर का रेट था, जो अभी 10% था, ये रेट जितना ज्यादा होता है ना, ये रेट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा पैसा ब्लॉक होता है, और जितना पैसा ब्लॉक होगा उधार कम बटेगा। तो कोशिश ये कर रही है कि ये रेट कम हो, पर हम नहीं कर सकते ना, तो आरबीआई तय करेगा। आरबीआई तो कहने का मतलब है इस रेट से उधार बांटने का प्रोसेस अफेक्ट होता है। रेट ज्यादा, पैसा ज्यादा ब्लॉक, उधार कम। रेट कम, पैसा कम ब्लॉक, उधार ज्यादा बांट देंगे। तीसरा, वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश से क्या होता है? वॉल्ट कैश होता है तिजोरी का पैसा। तिजोरी का पैसा, तिजोरी का पैसा। कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा, हम अपना पैसा गुल्लकों में रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी अपना पैसा कहाँ रखता है? तिजोरी में संभाल के रखता है। अपनी मेहनत का पैसा, जो उसने ब्याज ब्याज कलेक्ट करके दूसरों के घर जा जाके वसूली कर करके जो पैसा कमाया है, वो अपने उस पैसे को तिजोरी में रखता है। और कितना पैसा तो अच्छा सर, अगर ये तिजोरी में रखेगा तो उधार कैसे बांटेगा? यही तो प्रॉब्लम है, ये रखना नहीं चाहता है तिजोरी में, पर आरबीआई बोलता है रख तिजोरी में, कल को कोई दिक्कत हो गई तो वो पैसा काम आएगा तेरे। लोग क्यों संभाल के रखते हैं गुल्लकों में पैसा, कि कभी इन केस में कोई मेडिकल इश्यू आ गया या कोई दिक्कत आ गई तो पैसा काम आएगा बच्चों। सिर्फ ये भी इसीलिए करता है, जरूरत पड़ेगी इस पैसे को निकालेगा और काम में ले आएगा। पर अब आरबीआई बोल रहा है कि तिजोरी में मेंटेन कर, तिजोरी में मेंटेन कर। अब ज्यादा अगर वॉल्ट कैश रखेगा तो उधार नहीं बांट पाएगा, और कम पैसा अगर वॉल्ट में रखेगा, अपने तिजोरी में रखेगा, तो ज्यादा उधार बांटेगा। क्लियर? आगे बच्चों, डिपॉजिट बाय द पब्लिक। कितनी जनता आपके बैंक में आ रही है पैसा डिपॉजिट करने? अगर लोग आपके आए दिन नए नए खाते खुलवा रहे हैं, कोई करंट, कोई सेविंग, कोई एफडी करवा रहा है, बहुत पैसा पब्लिक से आपके पास आ रहा है, ये अच्छी बात है। लोग जितना डिपॉजिट करेंगे आप उतना आगे क्या बांटोगे? उधार। अगला है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसमें दो वर्ड बड़े खतरनाक है। एक है बुलिश और एक है बियरिश। एक है बुलिश, ठीक है, बुलिश। तो बुलिश क्या होता है? बुल मतलब सांड, हमारे गांव में बोलते हैं भाई, ठीक है, नंदी महाराज है हमारे, खैर, ठीक है। इनका काम होता है दौड़ते रहना, पावरफुल। अब होता क्या है, इसको मार्केट के हिसाब से समझिए। जब हमारा मार्केट मार्केट बहुत अप पे होता है, फेस्टिवल सीजन में बहुत पीक पर होता है। क्यों होता है पता है? मार्केट, क्योंकि डिमांड जो होती है ना मार्केट में, डिमांड भाई वो बहुत ज्यादा होती है। मार्केट में डिमांड एकदम जबरदस्त होती है, डिमांड जबरदस्त होती है, मार्केट बहुत अप चल रहा होता है। इसको बुलिश टाइम कहते हैं। इसमें जितने भी फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं?
प्रोडक्शन, क्या करते हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करते हैं। तो बुलिश टाइम ऐसा टाइम होता है, अभी आ रहे हैं फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, ये बुलिश टाइम बच्चों। यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस आता है, लोग जाते हैं उसमें बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, डिमांड कर रहे हैं, मार्केट बहुत पीक पे चल रहा है। और जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज द्वारा वो दबा के किया जा रहा है, कार कार कंपनी लगी है, मैन्युफैक्चरिंग बर्तन बनाने वाली कंपनी लगी है, प्रोडक्शन कर रहे हैं दबाकर ताकि डिमांड पूरी की जा सके। अब इन्हें, अब ये जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको पता है कि एक समय आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड की सप्लाई के लिए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री दिन रात चलेगी, उसके लिए लगेगा पैसा। पैसा कौन देगा? बैंक देगा। तो जब मार्केट एकदम पीक पर होता है तो ये जो फैक्ट्री मालिक है ये बैंकों के पास जाएंगे और कहेंगे, बैंकों से क्या कहेंगे? उधार दे दो, उधार दे दो, ठीक है, उधार दे दो। तो इस टाइम पीरियड में ये सब मांगेंगे बैंक से उधार, और बैंक उधार तो हंस के दे देगा, पैसा कमाने का टाइम है। तो याद रखना, बुलिश टाइम पर हमारे बैंक खूब उधार बांटते हैं, पैसा कमाते हैं। उसी के उल्टा बियरिश होता है। पितृपक्ष का सीजन जानते हो? पितृपक्ष हमारे यहाँ चलता है, जब कोई कुछ खरीदना ही नहीं चाहता है, ना कपड़ा, ना गाड़ी, ना कुछ नहीं भाई, नथिंग। इनफैक्ट तो शेविंग तक नहीं करवाते भाई, नाई का धंधा पिट जाता है उस पीरियड में। तो पितृपक्ष को उस टाइम में लोग डिमांड नहीं करते, मार्केट गिरा रहता है, मार्केट डाउन रहता है, उसे बियरिश कहते हैं। जब मार्केट गिरा होता है लोग डिमांड ही नहीं करते, उस टाइम पे क्या एक फैक्ट्री ओनर, एक इंडस्ट्री उधार मांगेगी बैंक से? अरे जब भाई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। बियरिश का मतलब भालू, भालू, बियरिश का मतलब भालू, ठीक है, मैं समझा देता हूं इसको, ठीक है। बियरिश में क्या होता है, इसको भालू की तरह समझो। बियर का मतलब ऐसे भालू से लिया गया, आलसी, सोता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? मार्केट डाउन होती है, मार्केट डाउन होती है। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, पितृपक्ष चल रहा है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है। फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है? वो भी डाउन है, प्रोडक्शन डाउन पड़ा हुआ है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन डाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या वो लोन लेंगे? नहीं, लोन भी नहीं लेंगे बैंक से। तो बैंक से लोन ही नहीं लेंगे तो बैंक कमाएगा? बिल्कुल नहीं कमाएगा। तो बेरिश के टाइम पर बैंकों से ज्यादातर इंडस्ट्री वाले उधार नहीं लेते हैं। तो बेरिश के टाइम पे हमारा बैंक कम पैसा कमाता है, बुलिश के टाइम पर हमारा बैंक अच्छा पैसा कमा लेता है। तो समझ में आ गया, ये बिजनेस एक्सपेक्टेशन कहलाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पढ़ लिया, हमने हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने कैश बैलेंस पढ़ा, हमने सीआरआर पढ़ा, वॉल्ट कैश पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जो लोग पैसा डिपॉजिट करने आते हैं, कुछ बिजनेस एक्सपेक्टेशन पढ़ी। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं? मनी सप्लाई को या बैंक की पैसा कमाने की क्षमता को फर्क डालते हैं, या कह सकते हो स्लो करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स को याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कमर्शियल बैंक के पैसा कमाने के प्रोसेस को इंपैक्ट डालते हैं? तो ये 6 के 6 याद कर लेना। अब आप करते हैं सेंट्रल बैंक। बोले तो हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन सा? हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज द अपेक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पैसा छापती है। इसके बाद दूसरा कोई पैसा छापता है वो कौन है भैया? वो उसके बाद अगर कोई दूसरा पैसा छापती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, जो सारे सिक्के छापती है, 1 रुपए का नोट छापती है। और जो आरबीआई है वो सारे नोट का जो टेंडर है वो उसी के पास है। जितने नोट है, जितने 1 रुपए का नोट छोड़ देना, उसके बाद जितने नोट है वो आरबीआई छापती है, बाकी सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है बच्चों। अब सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक अपेक्स अथॉरिटी है, ठीक है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ठीक है। ये जितने भी है, ये पैसे वगैरह छापने का काम इसी का ही है। और उसके बाद जितना भी फॉरेन रिजर्व वगैरह है वो इसी के पास पड़ा होता है, ठीक है। जितना भी डॉलर पॉन्ड वगैरह होता है ना, वो सब अपने पास संभाल के रखता है हमारा सेंट्रल बैंक। पैसा भी छापता है, जो डॉलर और पॉन्ड के रिजर्व है वो भी अपने पास संभाल के रखता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया? अब आरबीआई, आरबीआई के काम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये 6 नंबर में, कभी कभी 6 नहीं कह सकता हूँ, 4 से 6 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। 4 मार्क्स में तो मान के चलो कि एक 4 मार्क्स में इसका वेटेज रहता है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन होता है वो करता क्या है। सबसे पहला काम पैसा जारी करना। क्या जारी करना? पैसा जारी करना। नोट सारे यही छापता है। उसके बाद लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि किसी भी बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब बताता हूँ। कई बार ना जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डूब जाते हैं, है ना, कोई फ्रॉड कर गया, वो डूब जाते हैं, लोग पैसा निकालने लग गए बैंक से। उस केस में अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई हेल्प करता है। अगला है बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक है। जैसे हमारा बैंक होता है ना, हमारे बैंक क्या है? कोटक महिंद्रा, पीएनबी, एचडीएफसी, और इन सारे कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक है, वो है आरबीआई। उसके बाद होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सारा फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, पौंड किसके पास है? आरबीआई के पास पड़ा हुआ है।
क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन का मतलब है दो बैंकों के बीच में अगर चेक पेंडिंग पड़े हैं आपस में तो उन्हें कौन क्लियर करेगा? आरबीआई। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, देश के अंदर पैसे की सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई करेगा, ठीक है। और सरकार का बैंक, सरकार का बैंक मतलब जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, वैसे हमारी सरकार का जो इतना पैसा आ रहा है जा रहा है टैक्स से, सरकार इतना कमा रही है, उसे भी तो कोई मैनेज करता होगा, आरबीआई करता है। यानी जब हमारी सरकार से पूछोगे ना तुम्हारा कौन बैंक है, तो वो कहेगी आरबीआई। आरबीआई हमारा बैंक है, हमारा खाता आरबीआई में चलता है। तो सरकार का भी बैंक है, सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। ये फंक्शन है। अब एक एक करके इन सारी फंक्शनों को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला काम क्या है? इश्यू ऑफ करेंसी, पैसा जारी करना। दिस इज अपेक्स अथॉरिटी इन इंडिया, जो सारे नोट जारी करती है, ठीक है ना। ये इसके पास मोनोपोली है, सिर्फ इकलौती यही एजेंसी है जो पैसा जारी करती है, और इसके इस पैसे जारी करने के काम को कहते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। एक नंबर में आएगा क्वेश्चन, याद कर लेना, ठीक है। अगला, और ज्यादातर इसके जारी किए गए नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, मनी चैप्टर में पढ़ लिया है। ये वो नोट छापती है जिसे हम कितना भी इशू कर दे मार्केट में, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया मैं इस लिमिट के बाद पैसा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इसे भी 1 मार्क्स में याद करना, ठीक है। चलिए बच्चों, सरकार का बैंक, सरकार का बैंक है, हमारी सरकार जो है ना ये उसका बैंक है। अब इसमें कुछ बातें समझते, देखो मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। एज ए बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर, तीन 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 लाइनें मैंने इसमें क्लिक करी है। एज ए बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर, ठीक है। एज एन बैंकर क्या है? सरकार के सारे फंड्स मैनेज करता है। एज एन एजेंट क्या है? सरकार की सिक्योरिटी को मार्केट में खरीदता बेचता है। एज एन एडवाइजर क्या है? सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। तो 3 बातें याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है। अगला है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर तुम डूब गए, तुम्हारी नैया डूब गई, तुमको पैसा नहीं, सारे लोग आपके खाते से कोई भी कमर्शियल बैंक हो, सब लोग उनके बैंक से अपना अकाउंट बंद करवाने पैसा मांग रहे हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं बचा है, तो आपकी कौन हेल्प करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई आपकी हेल्प करेगा। इसमें लिखा है इट मींस दैट इफ ए कमर्शियल बैंक्स फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, जब कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी तो आप आरबीआई के पास जाओगे, आरबीआई आपकी मदद कर देगा, ठीक है। आपको एडवांस लोन दे देगा, ठीक है। पर उसके लिए वो कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा। अप्रूव्ड मतलब अप्रूव्ड सिक्योरिटी रखवाएगा, ठीक है। कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटी रखवाएगा, तब जाकर वो आपको क्या देगा? वो लोन देगा। अप्रूव्ड सिक्योरिटी पढ़ना है तो उसके लिए आपको हमारा बैंकिंग का लेक्चर समझना होगा बच्चों। इन शॉर्ट में समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि सारी टर्म्स डिस्कस कर पाना वन शॉट रिवीजन में बहुत मुश्किल है, तो वहां समझना वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। इमरजेंसी केसेस में ही ये लोन मिलता है आपको, मतलब सिक्योरिटी जमा कराओगे ना तब आरबीआई आपको लोन देगा। जैसे हम लोन मांगने जाते हैं तो बैंक कहते हैं ना लाओ कुछ कोलेटरल रखवाओ, वैसे आरबीआई के पास जब जाते हैं ना बैंक्स मांगने जाते हैं उधार, तो वो भी कहता है, आरबीआई भी कहता है लाओ कुछ कुछ जमा कराओ भाई। तो हमारा आरबीआई कहता है अप्रूव्ड सिक्योरिटी लाके मेरे को दे दो, मैं आपको लोन दे दूंगा, ठीक है। ये क्यों करता है? क्यों हमारा आरबीआई हेल्प कर रहा है? डूबते बैंक को डूबने देना, क्यों बचाना? नहीं, बचाना पड़ेगा उसको। रीजन, हम नहीं चाहते हमारे बैंक हमारी इकोनॉमी में कोई बैंक सेट बैक कर जाए, पीछे हट जाए, इससे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स पड़ेगा, इससे इमेज खराब होगी इंटरनेशनल मार्केट में कि देखो इंडिया के जो बैंक्स है वो डूब रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो, और साथ में मनी मार्केट भी स्टेबल रहे, क्योंकि बैंक डूबता है तो मार्केट में मनी का जो फ्लो है ना वो इम्पैक्ट होता है। तो 2 वजह, बैंकिंग सिस्टम सफर नहीं करना चाहिए और मार्केट स्टेबल रहे, इसलिए बैंक हेल्प कर देते हैं, डूबना नहीं चाहिए बैंक। अगला, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी डॉलर है, पाउंड है, जितना भी डॉलर है, ठीक है ना, सॉरी, जितना भी डॉलर वगैरह है वो कहाँ, इसका जो रिजर्व है वो कहाँ पड़ा होता है? आरबीआई के पास पड़ा होता है। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन का मतलब दो बैंकों का चेक पेंडिंग है तो कौन क्लियर करवाता है? आरबीआई क्लियर करवाता है, ठीक है बच्चों। आगे, ये वन शॉट रिवीजन है बच्चों। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, देश के अंदर अगर देश में अगर कभी कभी पैसे की सप्लाई बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, ठीक है, कभी कभी क्या करता है ये बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें लिखा है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी, इट इंप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। जो हमारे, देखो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब है हमारा जो बैंक है वो लोगों से पैसा डिपॉजिट ले रहा है और उधार बांट रहा है। मेन उधार बांटने वाला सिस्टम जो है, उधार बांट रहा है, लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उस पैसे को वो आगे बढ़ा दे रहा है। सिर्फ मनी क्रिएशन का मतलब यही हुआ कि पैसा मिलता है, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है उसको क्या करते हैं, बोरोवर्स को उधार दे देते हैं और वहां से ब्याज कमाते हैं। इसी प्रोसेस में तो पैसे की सप्लाई हो रही है मार्केट के अंदर, पैसा आ रहा है और पैसा मार्केट में सप्लाई हो रहा है। बैंक कर रहे हैं सप्लाई, पैसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें ब्याज कमाना है, ठीक है ना। और उस पैसे को कमाने के लिए अब हमें आरबीआई को पता है कि अगर ज्यादा पैसा सप्लाई हो गया मार्केट में तो महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई करेगा।
किसके थ्रू? कमर्शियल बैंक के थ्रू। क्योंकि आरबीआई नहीं पहुंचा रहा है पैसा मार्केट में, कर तो ये कमर्शियल बैंक्स रहे हैं। कमर्शियल बैंक के थ्रू होता हुआ जा रहा है पैसा पब्लिक तक, और जितना पैसा फ्लो होगा इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा। बस कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना है भाई, यही कर सकता है कुछ। ठीक है। द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस, और ड्यूरिंग डिफ्लेशन इज इंक्रीज। जब मार्केट महंगाई है अगर मार्केट में, तो पैसे की सप्लाई रोकनी है हमें, और जब मार्केट डाउन है तो सप्लाई बढ़ा देनी है पैसे की। और आरबीआई रेगुलेट कर, ये सब बताता है हमारे कमर्शियल बैंकों की, देखो समझो, जब महंगाई हो तो सप्लाई बढ़ाओ, और जब मार्केट गिरा हो, सॉरी महंगाई हो, तो सप्लाई को रोको, मनी की सप्लाई को रोक दो, मत जाने तो पैसा मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, मार्केट अपने आप डाउन हो जाएगा। और जब डिफ्लेशन हो, मार्केट पहले से जमीन में धंसा पड़ा है, तो सप्लाई बढ़ा दो, लोगों को पैसा जाएगा, डिमांड करेंगे, मार्केट उठेगा भाई। ठीक है बच्चों, इन शॉर्ट में सब समझा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट है हमारे आरबीआई के जिसके थ्रू वो मनी की सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जिसमें से पहला होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव, और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दो इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नॉलेज के लिए तो बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ हमारे 12वीं के बच्चों के लिए नहीं है, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है भाई। आपको अलग से नहीं देखना पड़ेगा, इसको समझो, यहाँ से सीखो। कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में उस मैसेज करो, बताओ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, हम दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें आता है बैंक रेट, जिसमें आता है बैंक रेट। अब मैं आपको एक काम करता हूं, इन शॉर्ट में समझा देता हूं ये बैंक रेट वगैरह होता क्या है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो ये आरबीआई है, मान लो ये आरबीआई है। ठीक है, मान लो ये छोटा सा कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है। ठीक है, हमारा आरबीआई इसको एक लोन दे रहा है, लोन दे रहा है, दो लोन दे रहा है, एक लॉन्ग टर्म लोन, एक लॉन्ग टर्म लोन, या ऐसे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए अच्छे से समझाते हैं। देखो, हमारे आरबीआई ने एक लोन दिया, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए लोन दिया, लंबे समय के लिए लोन दिया। ठीक है ना? तो एसबीआई ब्याज पे करेगा, भाई इसने इसको लोन दिया तो ये इसको ब्याज देगा, उसे कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आरबीआई, फिर एसबीआई, फिर इसने लोन दिया इसको, और वो शॉर्ट टर्म लोन था। क्या था? शॉर्ट टर्म, मतलब कम समय के लिए इसने इसको उधार दिया। ठीक है, और इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट ये इसको पे करेगा, उसको बोलेंगे रेपो। रेपो रेट, मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। लंबे समय के लिए लोन दिया गया, जो रेट लगेगा बैंक रेट। कम समय के लिए लोन दिया गया, जो रेट ये कवर रिकवर करेगा वो रेपो। मतलब ब्याज तो दोनों केसेस में आरबीआई ही मांगेगा, क्योंकि दोनों केसेस में लोन जा रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म लोन है। यहाँ जो ब्याज वसूला जाएगा वो बैंक रेट होगा, यहाँ जो वसूला जाएगा वो रेपो रेट होगा। अब इसी में एक चीज और आ जाती है हमारी। ठीक है, मान लीजिए आरबीआई है, ये आरबीआई है। ठीक है, ये एसबीआई है। ठीक है, मान लीजिए इस बार लोन नहीं दिया जा रहा। हम कैसे कैसे क्या होता है, हम जब बैंक के पास जाते हैं तो हम ज्यादातर, बहुत लोग बैंक से उधार लेते हैं, पर हम कभी कभी पैसा तो भी डिपॉजिट करते हैं ना, बैंक्स में एफडी करवाते हैं, सेविंग में पैसा रखवाते हैं। तो मान लीजिए एसबीआई ने पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मनी, क्यों डिपॉजिट किया? ताकि इसको भी लालच है कि अगर मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा तो ये मुझे ब्याज देगा, तो ये इसको अब देगा ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया जाएगा आरबीआई द्वारा। इस बार आरबीआई को नहीं मिलेगा ब्याज, इस बार वो देगा इसको ब्याज, क्योंकि इसने पैसा डिपॉजिट किया है, एफडी करवा ली है मान लो। ठीक है, और इस जो जो ये ब्याज इसको देता है ना, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट, रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब हमारे कमर्शियल बैंक्स पैसा जमा कर देते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई जो ब्याज देता है इन्हें, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट क्लियर, रेपो क्लियर, रिवर्स रेपो क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बता दिया है, बैंक रेट डिस्कस हो गया, बैंक रेट डिस्कस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हम ये सारे रेट समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम मनी कंट्रोल को समझेंगे कि पैसे को कैसे करना। देखो,
फिर हमने रेपो समझ लिया, ये देखो रेपो हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स रेपो भी डन हो गया। और इसमें एक चीज और है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसे आरबीआई खुली मार्केट में, ओपन मार्केट में ले जाकर बेचता खरीदता है। और वो सिक्योरिटीज किस किस नाम से जानी जाती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हमारे कुछ होते हैं। और ये जो होती है आरबीआई इन्हें ओपन मार्केट में बेचता है, क्या करता है, बेच देता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारा आरबीआई है, ठीक है, और ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, हमारी सरकार का ही एक एजेंट होता है। इस फेज में ये एक एजेंट का रोल प्ले करता है। कैसा है, एजेंट का रोल। और ये रोल कैसे प्ले करता है समझना, दो रूपों में, सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी और परचेस ऑफ सिक्योरिटी, परचेस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सेल ऑफ सिक्योरिटी, परचेस ऑफ सिक्योरिटी, सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ये जनता है, ये जनता है, ये जनता है, ठीक है। अब आरबीआई ने सिक्योरिटी बेची। अब सिक्योरिटी जब भी वर्ड मैं बोलूं तो आप समझ ला, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कुछ होते हैं, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, लोग खरीदते हैं। खरीदते क्यों है, लोग शेयर क्यों खरीदते हैं भाई, लोग शेयर क्यों खरीदते हैं, एक समय के दाम बढ़ जाता है तो बेनिफिट मिलता है, तो ऐसे इनमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लोग इन्हें इसलिए खरीदने आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये होते सरकार के हैं पर आरबीआई लेन देन करता है क्योंकि एजेंट है, सरकार का एजेंट है, ठीक है। अब सिक्योरिटी बिका, सिक्योरिटी इनके पास, ठीक है, और इनका पैसा इनके पास, पैसा आरबीआई के पास, जनता का अकाउंट खाली, जनता का account- सो जनता को मिल गया सर्टिफिकेट और जनता का पैसा आरबीआई के पास। और ये सबसे बेस्ट, ये सबसे अच्छा वर्क होता है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार सिक्योरिटी बेचती है। अब इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे जब सिक्योरिटी बेची जाती है तो होता क्या है, जनता का पैसा चला जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है। और इन्फ्लेशन में जब जनता का पैसा चला जाता है ना, तो जनता की जेब हो जाती है खाली। और इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को ही रोकना है हमें। पैसा जब रुक जाएगा, रुक जाएगा, लोगों की जेब खाली हो जाएगी, तो डिमांड को कर देंगे कम, पर मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। मार्केट भाई, इन्फ्लेशन अभी मैं थोड़ा डिस्कस करके बता दूंगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में हमें कैसे काम करना होता है। इन्फ्लेशन में पैसे की सप्लाई को रोक देना तो महंगाई अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की जब जेब खाली होती है ना, तो लोग डिमांड कम करते हैं। डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई तो अपने आप गिरेगी। अगला है, इसी में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है फिर, जैसे यहाँ पर पब्लिक है, मान लीजिए डिफ्लेशन का टाइम है, मार्केट पहले से ही बहुत गिरा हुआ है। मार्केट क्यों गिरा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, सरकार कहेगी मेरी सिक्योरिटी वापस दो, मेरी सिक्योरिटी वापस दो, और ये पकड़ो अपना पैसा, ये पकड़ो अपना पैसा, 2-4 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के, क्योंकि पहले सरकार ने इनसे सिक्योरिटी देकर पैसा लिया था। जब सरकार इनकी सिक्योरिटी वापस, अपनी सिक्योरिटी वापस लेती है, जब इनको पैसा देती है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा, मान लीजिए एक सिक्योरिटी 10 रुपए का था, फिर सरकार क्या बोलेगी कि चलो कोई नहीं, मेरी सिक्योरिटी वापस दो, ये पैसा लो, 10 की जगह छोड़ो 13 रुपए ले लो, 3 रुपए फालतू ले लो। अब लोगों का पैसा आ जाएगा, लोग डिमांड करेंगे, और जो मार्केट डाउन है वो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। ये कहानी थी सिक्योरिटी के बेचने और खरीदने की। और ये जो सिक्योरिटी होती है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं, आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आया। इस पूरे सिनेरियो में जब सरकार या तो सिक्योरिटी बेची जाती है, खरीदी, जब बेचते हैं, जब बेचते हैं तो जनता का पैसा आरबीआई के पास, उसे कहते हैं लिक्विडिटी एंड सोप। एज ए कहने का मतलब है पूरी जो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कैश, जो मार्केट का पूरा कैश है वो क्या हो जाता है, वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स आर स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइंग ए कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन। और पता है, खरीदने में सिर्फ जनता ही नहीं होती, बैंक्स भी खरीद लेते हैं सिक्योरिटीज को। जब आरबीआई बेचता है ना सिक्योरिटीज को, तो बैंक भी आगे चले जाते हैं कि भाई हम भी खरीदेंगे, तो बैंक का भी पैसा आरबीआई के पास, जनता का पैसा भी आरबीआई के पास, जनता खाली, बैंक खाली, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, उनके पैसा कमाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम। जब आरबीआई का पैसा, जब बैंक खरीदने चले जाते हैं सर्टिफिकेट्स को, तो उनका भी पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। तो जब बैंक खाली हो जाएंगे तो उधार नहीं बांट पाएंगे, तो उनका भी पैसा कमाने, देखो उसी पैसे से तो वो उधार मतलब उधार देकर ही तो वो अपना ब्याज कमा रहे हैं। जब पैसा उनका आरबीआई के पास चला जाएगा, तो जब कुछ बचेगा ही नहीं उनकी जेब में, तो क्या उधार बांटेंगे आगे, ठीक है बच्चों। अगला, दूसरे केस में क्या है, सरकार अपनी सिक्योरिटीज को खरीदती है और लिक्विडिटी को रिलीज कर देती है, मतलब पैसा जनता और बैंक को वापस लौटा देती है। ये होता है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में तो जो हमारी जो आरबीआई है वो सिक्योरिटी इन्हें बेचती है और जनता बैंक का पैसा अपने पास मंगा लेती है, मार्केट अपने आप गिर जाता है, इन्फ्लेशन अपने आप क्या हो जाता है, डाउन, ठीक है। उसी के रिवर्स, पहले से जब मार्केट बहुत डूबा हुआ होता है,
जब पहले से ही मार्केट बहुत डूबा हुआ होता है तो मार्केट को उठाने का समय होता है। कैसे उठाएंगे? अपनी सिक्योरिटी खरीद लेंगे और बैंक और पब्लिक का पैसा जो आरबीआई है वो वापस लौटा देगी। और जब इनके पास पैसा आएगा तो मार्केट अपने आप उठ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया बच्चों? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सीआरआर पढ़ लिया हमने, एसएलआर पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा क्वांटिटेटिव में हमने पढ़ा एसएलआर, जिसमें सीआरआर और पहले पढ़ा एलआरआर, फिर हमने उसी में सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा। सेकंड क्या पढ़ा हमने? बैंक रेट, फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 6 टर्म्स हैं, याद रखना, एग्जाम्स में आती हैं। चलिए बच्चों, अगला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ये मार्जिनल है, इसको मार्जिनल लिखना बच्चों, MARGINAL, ये मार्जिनल है, ठीक है, ये मार्जिनल है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट अब होता क्या है, मैं आपको आसान समझो में समझाता हूँ मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों, ठीक है ना। देखो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है समझना। समझना इसको बहुत ध्यान से, इन शॉर्ट में समझाऊंगा। मान लीजिए ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक है। राम गया उधार मांगने, ठीक है। राम गया उधार मांगने, राम कह रहा है मुझे उधार दो। बैंक कह रहा है कितना चाहिए? ये कह रहा है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए चाहिए। बैंक कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। 4 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है बैंक के लिए। बैंक कहेगा 4 लाख ले लो, कोई इशू नहीं है, लो रखो 4 लाख रो। और उसके लिए मेरे पास कुछ कुछ गिरवी रखवाओ, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाओ, कुछ गिरवी रखवाओ। राम ने पूछा कितना, क्या रखवाना है? कह रहा कुछ भी, गाड़ी वाड़ी के कागज रखवा दो, घर के कागज रखवा दो। कह रहा कम से कम 4 लाख का लोन है तो एक काम कर 7 लाख रखवा दे। ये कहेगा, राम कहेगा अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मांग लिया तूने, 4 लाख का लोन देके 7 लाख की सिक्योरिटी मांग ली तूने, ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है यार, क्यों? बैंक कह रहा है तू भाग गया, तू मर गया, इसको बेच के पैसा वसूलूंगा। तो और एक्स्ट्रा अगर आएगा ना तो टेंशन मत ले, अगर तेरे घर में कोई वारिस रहा तो दे देंगे, वरना सब गवर्नमेंट खातों में या हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लोन कितना है, लोन का अमाउंट कितना है? लोन मात्र है 4 लाख का, 4 लाख का, ठीक है। सिक्योरिटी कितना रखवाया जा रहा है? 7 लाख का। ये जो गैप बना ना बच्चों बीच में, ये जो गैप बना भी बीच में, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो कितना था? 3 लाख। ये 3 लाख का रिक्वायरमेंट था, ये जो बीच का गैप था ये 3 लाख का रिक्वायरमेंट था। अब बच्चों समझते हैं बात को। होता क्या है, देखो, जो डिफरेंस होता है करंट वैल्यू का डिफरेंस और जो लोन ऑफर किया जाता है उन दोनों के बीच के गैप को, हमने करंट वैल्यू कितनी थी लोन की? 4 लाख, नहीं 3 लाख का हमारा लोन था, 3 लाख का लोन था। और जो सिक्योरिटी की वैल्यू थी वो 7 लाख थी, 7 लाख थी, सॉरी एक मिनट। 7 लाख का हमारा 7 लाख का हमारा सिक्योरिटी था, और लोन की जो वैल्यू थी वो 4 लाख थी, 4 लाख थी, ठीक है, ठीक है। 4 लाख की वैल्यू थी और उनके जो बीच का डिफरेंस था, डिफरेंस कितना था? वो डिफरेंस 3 लाख। वो हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है बच्चों, वही हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है, इससे पैसे की सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, जब बैंक को लगता है अगर ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब है आप बैंक के पास जाओगे ना लोन मांगने के लिए, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मांगेगा, कहेगा भाई 5 लाख के लोन के लिए 10 लाख 15 लाख सिक्योरिटी रखवाओ। अब इससे क्या होता है, अब इतनी सिक्योरिटी मांगेगा बैंक, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे क्रेडिट की, लोग पैसा ही, क्रेडिट मतलब पैसा, लोग पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, लोग कहेंगे नहीं चाहिए भाई पैसा, इतना कौन सिक्योरिटी देगा। और पैसा नहीं होगा तो पैसे की सप्लाई मार्केट में रुक जाएगी, ठीक है। और पैसे की सप्लाई रुक जाएगी मार्केट के अंदर, तो जो महंगाई महंगाई है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल, क्योंकि महंगाई में पैसा ही तो रोकना है भाई, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन का टाइम है, अगर डिफ्लेशन का टाइम है, डिफ्लेशन का टाइम है, पहले से मार्केट डूबा पड़ा है, तो जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसे कम कर दिया जाता है, ताकि लोग, जैसे 5 लाख का लोन लेने लोग आएंगे तो बैंक कहेगा चल छोड़, 6 लाख सिक्योरिटी रख दे, 5.5, चल तो 5 ही रख दे, छोड़, जितने का लोन है उतने की सिक्योरिटी रखवा दे। अब इससे क्या होगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन के लिए, लोग लोन लेंगे, लोन के पैसे को मार्केट में लगाएंगे, और जो डिफ्लेशन का टाइम है, मार्केट जो गिरा हुआ है वो धीरे धीरे मार्केट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक, क्योंकि डिफ्लेशन में मार्केट में पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब
लोन को कैटेगरी वाइज बांट देना, अलग अलग सेक्टर में बांट देना। जैसे मान लीजिए हमारे जो हमारा आरबीआई है वो गाइडलाइन जारी करता है कभी कभी किसको, कमर्शियल बैंक को। और क्या कहता है, कमर्शियल बैंक को बोलता है भाई सुनो, सुनो मेरी बात, हम तुम्हारे लिए कोटा तैयार करते हैं कि किस सेक्टर में तुम कितना कितना लोन दोगे। तुम हेल्थ सेक्टर में कितना दोगे, ठीक है, तुम हेल्थ सेक्टर में कितना दोगे, तुम एजुकेशन में कितना दोगे, ठीक है, तुम एजुकेशन में कितना दोगे, ठीक है, तुम पर्सनल लोन कितना दोगे, तुम होम लोन कितना दोगे, ठीक है, ठीक है, तुम हर सेक्टर का एक क्राइटेरिया तय कर देता है। इसी को कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, उधार बांटने के सेक्टर को तय कर देना। और कोटा तय होता है कि सेक्टर में इतने 1000 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं जाना चाहिए। आरबीआई पहले ही बोल देता है कमर्शियल बैंक को कि इससे ज्यादा अगर तूने 1 रुपया भी भेजा ना तो लाइसेंस रद्द, लाइसेंस खत्म समझ ले। तो कमर्शियल बैंक अलर्ट रहता है कि सेक्टर में कितना कितना लोन देना है। अब इससे महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, इन्हीं कोटे को घटा बढ़ा के मार्केट को बैलेंस में लाया जाता है। किस तरीके से काम करता है सुनिएगा। अगर डिक्रीज करनी है सप्लाई मनी की तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन आए तो पैसे की सप्लाई को डिक्रीज कर दीजिए। अब कैसे, हर सेक्टर में जो लोन का कोटा है उसे कम कर दो, मत दो लोन किसी को। ज्यादा लोन नहीं जाएगा तो पैसे की सप्लाई अपने आप रुक जाएगी। और आपको बढ़ाना है, अगर आपको पैसा बढ़ाना है क्योंकि मार्केट पहले से ही डिफ्लेशन में चल रहा है, डूबा हुआ है, तो हर सेक्टर में लोन का जो बजट है वो बढ़ा दो। पैसा रोकना है तो कम कर दो, मार्केट डाउन है पैसा बढ़ाना है तो हर सेक्टर में लोन जो है क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दो। ज्यादा लोन बढ़ेगा, ज्यादा लोन जाएगा तो ऑटोमेटिक जो डिफ्लेशन होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट क्या है, मोरल सेशन क्या होता है, ये होता है ज्ञान पेलना, आम भाषा में ज्ञान देना। ज्ञान देना कहने का मतलब है, हमारे यहाँ ना जो होता है कभी कभी कि जब कोई ज्यादा बैठ के बहुत लंबे लंबे लेक्चर देता है ना, स्कूल टाइम में बहुत चलता था, तो हम कहते थे बहुत ज्ञान पेल रहा है बैठ के यहाँ पर, बहुत नॉलेज दे दी, समझ ही नहीं आया, माउंस हो गया। ऐसे कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। तो थोड़ा बच्चों बुरा मत मानना, बस समझाने के लिए कहता हूँ कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे। आप बस मन से पढ़ते रहो हैं, और उसको अच्छे से मतलब अपनी नॉलेज को आप तक डिलीवर करने के लिए बोला जाता है कि आप हंसो, आप हंस के पढ़ो, चेहरे पे स्माइल लाओ और फिर पढ़ो, बोर ना हो जाओ। कहीं ऐसा ना नींद आ जाए, बच्चों को नींद नहीं आनी चाहिए भाई। मोरल सेशन का मतलब होता है ज्ञान देना। आरबीआई ज्ञान देता है कमर्शियल बैंकों को, देखो समझदार बनो, देश के अंदर रहते हो, जब इन्फ्लेशन का टाइम आए, जब महंगाई आए, ठीक है, जब महंगाई आए तो मेरे भाइयों मनी की सप्लाई को कम कर दो, क्योंकि महंगाई में लोगों के पास पहले पहले ही पैसा बहुत ज्यादा है, पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है लोगों के पास। तुम अगर पैसे की सप्लाई को रोक दोगे ना, मार्केट में पैसा कम जाएगा, लोगों के पास कम पैसा होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे डिफ्लेशन में क्या बोलता है कि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा वैसा है नहीं, और मार्केट क्या हो रखी है, पहले से मार्केट बहुत डाउन हो रखी है, ठीक है, मार्केट पहले से डाउन हो रखी है। तुम्हें मनी की सप्लाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। मनी की सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, जो मार्केट डाउन है वो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। यही है मोरल ज्ञान। अब समझते हैं इसको। इट्स लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस, ये एडवाइस है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई द्वारा, ठीक है, इसे हटा दो, आरबीआई समझो, टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। कुछ आपको बातें ध्यान देनी है। मोरल सेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कह सकते हैं कि एक प्रेशर ही है, लाइक ये एक ऐसा सिनेरियो समझो कि एक तरफ तो ऐसे ऐसे रेट लगा रहा है कि कमर्शियल बैंक को मोरल सेशन, रेपो रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, मार्जिनल, उसके बाद मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और दूसरे एक तरफ तो थप्पड़ दे रहा है रेट लगा लगा के, और दूसरी तरफ कह रहा है बेटा सुधर जा। मायनी होती है, एक ऐसे खड़ी हो जाएंगी, बच्चों कहेंगे हाँ तूने खाया ना मिठाई, दे चाटा मुंह पर, दे चाटा। थोड़ी देर बाद अरे बेटा ऐसे नहीं खाते ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं खाया करो, मत खाया करो, है बिल्कुल ये भी वैसे ही है। देर आर हैप्टे रहप्टे, रहप्टे में क्या देता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और दूसरी तरफ से प्यार से पुचकार के बोलता है कि समझदार बनो, ठीक है। अगर जब लगता है कि प्रेशर देने के बाद इतने मल्टीपल, जैसे माए मार मार के जब थक जाती है, समझ ही नहीं रहा ना, बच्चा जिद्दी हो गया है, तो माए कहती है, फिर प्यार समझाती है माए, शायद मान जाए। ऐसी आरबीआई भी जब बहुत सारे प्रेशर लगाता है ना कमर्शियल बैंक्स पे, जब मानते नहीं है प्यार समझाता है, जब प्रेशर से काम नहीं, कहता है कि जब प्रेशर वर्क नहीं करता तो आरबीआई करता है क्या है, ये डी रिकॉग्निशन ऑफ द कंसर्न बैंक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है कि मोरल सेशन देना।
बुलाना और ज्ञान देना, समझाना कि भाई थोड़ा कंट्रोल में चलो। ठीक है, चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा डन हुआ। फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्या करते हैं, मनी एंड बैंकिंग हमारा हो चुका है डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट सेशन हो हमारा वो एग्रीगेट डिमांड का हो, और उसमें हम उसको भी इन शॉर्ट में तो खैर अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो हम उसको लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और सबके इन शॉर्ट बनाते जाएंगे ताकि बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करते हैं। तब तक के लिए बच्चों अपनी तैयारी जारी रखिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।